नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या गणित और भौतिकी पढ़े बिना आप इंजीनियर बन सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग की डिग्री उसे दी जा सकती है जो गणित और फिजिक्स का छात्र ना रहा हो? अगर दी जा सकती है तो इतनी मेहनत ही क्यों करनी है? क्यों ना जो छात्र आर्ट्स पढ़ रहे हैं उन्हें भी इंजीनियरिंग और साइंस की डिग्री दे दी जाए, आर्ट्स की डिग्री ही खत्म कर दें। यही नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी जो मांगे वो डिग्री दे दी जाए। वैसे भी बेरोजगारी के आलम में डिग्री का अब क्या काम? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए पात्रता के हैंडबुक में लिखा है कि 14 विषय दिए गए हैं और कहा गया है कि जो छात्र इन 14 में से किन्हीं 3 विषयों में कम से कम 45% अंक ला चुके हैं उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा, जो लगातार शिक्षा के मामले पर रिपोर्ट करती रहती हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से किसी 3 में आप पास हो 12वीं में तो इंजीनियरिंग में नामांकन हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में 45% लाते हैं आप तो इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। गणित और भौतिकी में पास होने की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार सवाल पूछे जाने पर AICTE ने कहा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल के लिए यह छूट है, लेकिन हैंडबुक में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा है कि सभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यह छूट दी गई है। आप सिर्फ किन्हीं 3 विषयों में पास हो। पहले गणित और भौतिकी में पास किए बगैर किसी का इंजीनियरिंग में नामांकन नहीं हो सकता था। AICTE ने कहा है कि ये नियम संस्थानों पर अनिवार्य नहीं है, मगर इन नियमों से छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की फील्ड में अवसरों की खिड़कियां खुल जाएंगी। रितिका चोपड़ा की आज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के साथ काम करने वाले 2 बड़े वैज्ञानिकों ने AICTE के इस फैसले के खिलाफ अपनी राय दी है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक्सप्रेस से कहा है कि बिना गणित और भौतिकी के छात्रों को इंजीनियरिंग में नामांकन देने की रियायत ठीक नहीं होगी। आप इसकी कमी ब्रिज कोर्स से पूरी नहीं कर सकते हैं। गणित और भौतिकी की शुरुआती पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक और वैज्ञानिक VK सारस्वत ने कहा है कि यह गलत दिशा में लिया गया कदम है। सारस्वत DRDO के प्रमुख रह चुके हैं। AICTE के फैसले पर बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन किरण मजुमदार शॉ ने कहा था कि वह बदलाव बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकता है, लेकिन बिना गणित की पृष्ठभूमि के आप पढ़ाई तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपके अवसर सीमित हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों सीटें खाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भरने के लिए, कमाने के लिए गणित और भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है ताकि इंजीनियर बनने की लालच में छात्र नामांकन करा लें, पैसे दे दें। कुछ छात्र बेशक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर यह पैसा कमाने की होड़ में बदल गया, जो कि बदलेगा ही, तब गणित और भौतिकी की कम समझ रखने वाले छात्र नामांकन तो ले लेंगे मगर आगे जाकर फेल कर जाएंगे। वैसे इंजीनियरिंग की सीटें इसलिए भी खाली हैं क्योंकि लाखों की फीस के बाद भी नौकरियां नहीं हैं। ज्यादातर कॉलेज तो खराब ही हैं, मगर यह आइडिया कमाल का है कि इंजीनियर बनने के लिए गणित और भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहे तो एक दिन उन्हें भी डॉक्टर और इंजीनियर घोषित कर दिया जाएगा जिनके पास MBBS BTech की डिग्री नहीं होगी। वैसे भी जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चल रहा है तो यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, लेकिन अभी भी कुछ युवाओं के जहन में यह बात है कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है और उसके होने का मकसद क्या होता है। आप निराश हैं तो अशोका यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर आइए। इसका नाम है द एडिक्ट। यह यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा चलाया जा रहा एक स्वतंत्र अखबार है जिसका काम है यूनिवर्सिटी के बनने की प्रक्रिया की बातों को दर्ज करना, भीतर क्या क्या हो रहा है सब लिखना और निर्भीकता से दर्ज करना। इतना साहसी तो आज भारत का कोई अखबार और चैनल नहीं बचा है। आप द एडिक्ट की इस रिपोर्ट को पढ़कर समझ सकते हैं जिसमें प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के कारणों की रिपोर्टिंग की गई है। इस पर लिखा है कि सूत्रों से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ने प्रताप भानु मेहता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि अगर प्रोफेसर मेहता इस्तीफा दे देते हैं तो यूनिवर्सिटी को अपने विस्तार के लिए प्लॉट आसानी से मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी के 4 साल के ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स को मान्यता भी मिल जाएगी।
यह भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने रिपोर्ट के छपने तक छात्रों से इस्तीफे पर बात नहीं की। दी एडिक्ट ने वाइस चांसलर से बयान के लिए उनके दफ्तर से संपर्क भी किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर छात्रों ने मांग की कि इस्तीफे को लेकर और जानकारी दी जाए और उस पर 270 छात्रों ने दस्तखत किए। फिलहाल इस मांग पत्र पर 800 से अधिक दस्तखत हो चुके हैं। यह समाचार पत्र किसी भी यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए उदाहरण बन सकता है। वे अफसोस कर सकते हैं कि काश अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर वे भी इस तरह से लिख बोल पाते और इससे संवाद और लोकतंत्र की प्रक्रिया ही बेहतर होती। किसी को खतरा नहीं होता है। अच्छी बात है कि अशोका यूनिवर्सिटी ने अभी तक दी एडिक्ट को ब्लॉक नहीं किया है। यह बताता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनने की प्रक्रिया थी, शायद हो भी सकती है, जिस पर किसी की नजर पड़ गई। अच्छा लगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे पर बेबाक तरीके से अपने अखबार में लिखा है। लिखने से पहले वाइस चांसलर से संपर्क किया है और वो बात लिख दी है जो कही नहीं जा रही है। क्या वाकई प्लॉट के लिए एक प्रोफेसर को निकाल दिया गया या निकाले जाने की परिस्थिति बना दी गई? जैसा कि कॉरपोरेट जगत की अच्छी भाषा के जरिए यह सब कह दिया जाता है, निपटा दिया जाता है। यह भी जानने लायक बात है कि अशोका यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से पहले छात्रों ने प्रोफेसर मेहता के पक्ष में बयान जारी किया। हम यूनिवर्सिटी इसीलिए तो जाते हैं कि वहां कहने, बोलने, लिखने, पढ़ने का माहौल कम से कम गोदी मीडिया जैसा ना हो। अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बयान ही नहीं जारी किया, बल्कि 2 दिनों से प्रोफेसर मेहता के इस्तीफे की वापसी को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। कुछ घंटों का प्रदर्शन करते हैं। कोविड के कारण कैंपस में छात्रों की संख्या कम है। उन्होंने बताया कि सिवाय एक के कोई भी फैकल्टी मेंबर कैंपस के भीतर उनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ, पर फैकल्टी ने अपना समर्थन जरूर दिया। छात्रों ने दोपहर बाद ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड भी चलाया, हैशटैग अशोका विद पीबीएम प्रताप भानु मेहता। आज के प्रदर्शन के लिए जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें लिखा है कि वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग की जाती है, यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी के साथ बातचीत की मांग की जा रही है और 2 दिनों से अशोका यूनिवर्सिटी के भीतर बैनर, पोस्टर लेकर ये छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दुनिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसी परंपरा है कि छात्रों का अखबार हो और उसमें यूनिवर्सिटी के खिलाफ खबर छपे। ऐसा ही एक समाचार पत्र मैंने येल यूनिवर्सिटी में देखा था। पहली ही खबर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ थी। भारत भले ही सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता हो, खुद को विश्व गुरु कहलाना चाहता हो, लेकिन ऐसी प्रक्रिया और परंपरा से घबराता भी है। लेकिन यह अजीब बात है कि प्लॉट के लिए किसी प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ा है। दी एडिक्ट पर यह समाचार पढ़कर लगा कि कहानी अशोका यूनिवर्सिटी की नहीं है, दिल्ली के मुनीरका में किसी प्लॉट को लेकर झगड़े की है। ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या आपका कारण है? जो आपके 2 प्रोफेसर ने इस्तीफे दिए हैं, आपका क्या इशू है इसके अंदर? देखिए, हमारी 3 मांगे हैं छात्रों की तरफ से। सबसे पहली मांग ये है कि दोनों प्रोफेसरों को एक पब्लिक और अनकंडीशनल ऑफर दिया जाए नौकरी का फिर से, और साथ ही साथ उनको अपॉलॉजी दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो इंस्टीट्यूशन की गवर्निंग बॉडीज़ है, उन गवर्निंग बॉडीज़ में अभी फ़िलहाल फाउंडर्स के पास और वाइस चांसलर के पास ढेर सारी पावर है। वो पावर को नीचे तक पहुंचाया जाए, छात्रों के और शिक्षकों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इन बॉडीज़ में सीटें दें और वो भी इन निर्णयों में भाग लें। और तीसरी मांग ये है कि मीडिया में भी फाउंडर्स का, और जैसे राम गुहा जी के ट्वीट में ट्रस्टीज़ का कई बार जिक्र हुआ है, तो वो आए और यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करें, इन एलिगेशंस को एड्रेस करें और हमारी मांगों के साथ एंगेज करें। इसमें ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शायद उनको जो लेख लिखते थे मिस्टर मेहता, उसकी वजह से कहीं कुछ दिक्कत हुई है। देखिए, अब तक इस कैंपस में, अशोका यूनिवर्सिटी में, मैं समझता हूँ कि छात्रों के बीच और इवन फैकल्टी के बीच कभी ये समस्या नहीं आई कि मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मतलब ऐसे दबाया जाए या फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए। लेकिन अगर एक इतने मतलब सीनियर प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता को वो जो लिखते हैं, वो जो अखबारों में लिखते हैं, उनके जो मतलब पीस है, वो जो लिखते हैं,
उसके वजह से उनको फाउंडर्स ने बोला कि आप एक लायबिलिटी बन गए यूनिवर्सिटी में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जाने का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर एक इतनी सीनियर प्रोफेसर को ऐसे उनको रिजाइन करने के लिए मतलब ऐसे फोर्स किया या उनको मतलब फोर्स किया जा सकता है, या रिजाइन करने के लिए उनको मतलब ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिसमें वो रिजाइन कर दिया उन्होंने, तो स्टूडेंट के साथ भी ये हो सकता है। 18 मार्च को अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फैकल्टी और वीसी के साथ एक टाउन हॉल किया, मतलब उनसे बातचीत की। उस टाउन हॉल में 2000 छात्र इंटरनेट के माध्यम से जुड़े। प्रताप भानु मेहता का इस्तीफा उनके लिए इतनी बड़ी बात थी। टाउन हॉल में ट्रस्टी और संस्थापकों को भी आमंत्रित किया गया, पर वे नहीं आए। इस बारे में एडिक्ट में लेख छपा है। छात्रों ने कहा है कि टाउन हॉल से उन्हें संतोष नहीं हुआ, इसलिए ट्रस्टी से मिलना चाहते हैं, संस्थापकों से मिलना चाहते हैं। वाइस चांसलर आई, मगर उनके जवाब से संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि टाउन हॉल के बाद भी फैकल्टी और छात्र अपने भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हैं। यह सब भी उसी देश में हो रहा है जिस देश में गणित और भौतिकी के बगैर इंजीनियर बनाने के नियम बनाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस युग में वास्तविक यूनिवर्सिटी की धड़कनों को देखना सुखद है। सुखद के बाद एक दुखद प्रसंग जो बताता है कि हमारे देश में दवाओं की लॉन्चिंग कैसे कैसे हो जाती है, जिसे लेकर डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको वो ऐतिहासिक दिन तो याद ही होगा जब रामदेव के साथ दो केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। दिन था 19 फरवरी और मंत्री थे नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके 2 दिन बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से सफाई मांगी कि वे कोरोनिल की लॉन्च पर क्यों गए थे। आईएमए ने पतंजलि के उस दावे को चुनौती दी कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो सकता है। मीडिया में खबर चला दी गई कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोनिल को मान्यता दी है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ऐसी किसी दवा की ना तो समीक्षा की गई है ना मंजूरी दी गई है। आईएमए का सवाल था कि अगर यह दवा आ ही गई है तो फिर वैक्सीन पर 35,000 करोड़ क्यों खर्च किए गए। आईएमए ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि इस दवाई के सर्टिफिकेशन को लेकर कहे गए सफेद झूठ से अचंभित है। पतंजलि के समाचार पत्र संपादक राकेश ने 19 फरवरी को ट्वीट किया था कि कोविड के कई मरीजों का सफल उपचार डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वीकार्य दवाई कोरोनिल से किया गया है। ईस्ट और वेस्ट आयुर्वेद इज द बेस्ट। पतंजलि की कोरोनिल को डब्ल्यूएचओ ने आयुर्वेदिक उपचार के रूप में स्वीकृति दे दी है। ऑल्ट न्यूज की इस पर रिपोर्ट है। राकेश ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। विवाद होने के बाद लॉन्च के ही दिन पतंजलि ने सफाई दी कि कोरोनिल को डब्ल्यूएचओ ने मान्यता नहीं दी है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने डब्ल्यूएचओ के नियम के अनुसार मंजूरी दी है। कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और डब्ल्यूएचओ ने भी माना। और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो हमने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था निम्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तोमर के तत्वाधान में, उनके गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में, उस क्लिनिकल ट्रायल को डब्ल्यूएचओ ने अपने इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में भी रजिस्टर किया है और वो वहाँ पे विजिबल है और ये बहुत अच्छी बात है। दैट मीन हमारे पास उस ट्रायल का एक एंडोर्समेंट भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल कर देने पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आईएमए को चुनौती भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा और ना ही इस मुद्दे से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है, जिसके अनुसार कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज के लिए ना तो अनुमति दी गई है और ना इजाजत दी गई है। ये जो कोरोनिल जो दवाई जो पतंजलि ने मार्केट करना शुरू किया, उसी टाइम उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि उनके पास WHO और DGCI के सर्टिफिकेट है, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने ऐसा बोला था कि कोरोना डिजीज में प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए दवाई दी जाए। तो उसी दिन हमने RTI में एप्लीकेशन किया था एक के लिए कि इसकी पूरी जानकारी, कौन से ट्रायल्स हुए, उनको क्या परमिशन है, क्या सर्टिफिकेट है, इसके बारे में हमको जानकारी दी जाए।
और दूसरी जो उन्होंने कितने ट्रायल्स किए थे और उसको क्या सर्टिफिकेट है उनकी हमने मांग की थी। तो आरटीआई से हमको पूरा जवाब यही आया है कि कोरोना दवाई डिजीज के लिए कोरोनिल का रिकमेंडेशन है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उनके पास खाली जो कोरोनिल दवाई मैन्युफैक्चरिंग की सर्टिफिकेशन है वो जो एज पर द WHO स्टैंडर्ड है, यही है। और उसी टाइम पे उन्होंने हमें कोई ट्रायल्स के बारे में, उन्होंने कोई जो डिजीज टेस्टिंग किया है उनके बारे में नहीं दिया है। तो वही जो हमने IMA के तरफ से लिखा था कि ये जो दवाई जो है ये तीनों जगह कैसे काम करती है, उनके पास उनको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें आज तक मिला नहीं है। दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लेकर रामदेव के कार्यालय की तरफ से सफाई और संदेश आया है, जिसमें IMA के सवालों को लेकर सफाई दी गई है। कहा गया है कि ऐसा लगता है कि दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लेकर IMA की RTI पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जवाब को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस जवाब में IMA को सलाह दी गई है कि महामारी का दूसरा दौर नजर आ रहा है। ऐसे में IMA को अपने संसाधनों को ऐसे कामों में लगाना चाहिए कि महामारी का ऐसा असर न हो जैसा कि पिछले साल हुआ था। जुलाई 2020 में भी कोरोनिल को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इस फरवरी फिर से वो दवा आई और उसके लॉन्च में दो केंद्रीय मंत्री गए। जो सवाल उठ रहे हैं उनका स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। आखिर जब 2 मंत्री लॉन्च पर गए थे तब वैक्सीन की जगह सरकार इस दवा को प्रचारित क्यों नहीं कर रही है? सरकार को यह भी बताना चाहिए। एक बार फिर से कोरोना फैलने लगा है। यही नहीं, सरकार ने संसद में कहा है कि कोविड से 162 डॉक्टरों की मौत हुई, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि 734 डॉक्टरों की मौत हुई है। फरवरी की खबर है। इस देश में डॉक्टर कम है, फिर भी मरने वाले डॉक्टरों की संख्या में इतना अंतर है, क्यों है? सरकार खाली 162 डॉक्टरों को, जिन्होंने सरकार ने इंश्योरेंस पास किया है, वही लिस्ट दे रही है। लेकिन सरकार जितने डॉक्टरों की मौत हो गई है उनमें से जो बाकी के जो डॉक्टर्स है, वो सरकार ऐसा क्लेम करती है कि वो डॉक्टर जो है वो कोरोना का इलाज करते या गवर्नमेंट ड्यूटी के ऊपर उनकी मौत नहीं है, इसके लिए उनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया गया है। बल्कि हमारे पास जो कितने भी, जैसे IMA प्राइवेट डॉक्टर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हमारे मेंबर है, और वो प्राइवेट डॉक्टर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना से मौत हो गई है उनको ये क्लेम नहीं दिया है। लेकिन हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट जो है 740 डॉक्टरों की तैयार है। वो सूची जो है हमने गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दी है। उनका पूरा एड्रेस से लेके, उनका नाम से लेके, एरिया से लेके पूरी गवर्नमेंट को दे दिया है। IMA ने एक कोविड मार्टियर फंड चालू किया है, जिसके तहत हम जो डॉक्टर लोग एक्सपायर हो गए हैं उनके फैमिलीज को हम 10-10 लाख रुपया हमारे IMA के तरफ से जमा करके दे रहे हैं। क्रिकेट मैच हो या चुनावी रैलियां, इन्हें देखकर लगता है कि किसी पर कोई रोक नहीं है। उन रैलियों में प्रधानमंत्री भी जाते हैं। क्या उन्हें वहां कोरोना को लेकर कोई कड़ाई दिखती है? इन सब के होते हुए भी जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा जाता है कि कोरोना को लेकर कड़ाई करनी है तो उसकी गंभीरता समझ नहीं आती। बुधवार को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि वहां सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। आलोक पांडे और राजेश गुप्ता ने जमीन पर जाकर देखने का प्रयास किया कि यूपी में वैक्सीन की बर्बादी इतनी अधिक क्यों हो रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन का तकरीबन 10% रोजाना क्यों बर्बाद हो रहा है? देश के बाकी राज्यों में ये दर 6.5% है। कुछ जवाब यूपी के छोटे सरकारी अस्पतालों की ओर इशारा कर रहे हैं। बाराबंकी के सतरिक का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन 2 लाख की आबादी के लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत से यहां रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन शहरी केंद्रों की तरह यहां भीड़ भाड़ नहीं है। इस अस्पताल का लक्ष्य 100 टीके रोज लगाने का है, यानी 10 वैक्सीन वायल। यहाँ के स्टाफ का कहना है कि अगर लोग टीका लगवाने नहीं आएंगे तो वैक्सीन बर्बाद होगी। जब लास्ट टाइम होता है सेशन का हमारा क्लोजिंग टाइम, तो उस टाइम पे जब हमारा पोर्टल या कुछ भी मतलब बंद होने वाला होता है और कोई नहीं आ रहा है तभी वेस्ट हो रहा है, वैसे तो नहीं वेस्टेज हो रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पे
सेठ मऊ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये थोड़ा और छोटा अस्पताल है। यहाँ सोमवार को 70, मंगलवार को 40 और बुधवार को 50 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। तो 10 डोज होने का मतलब ये है कि हमारे पास या तो 10% आ जाएं तब हम उसको स्टार्ट करें, या हम जैसे फील्ड में हमें आशा से या अपने एएनएम से जानकारी मिल जाती है कि हाँ और भी पीछे 2-3 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उस वायल को खोल के और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी 1-2 डोज बचता भी है उसको कोशिश यही करते हैं कि ऑन द सेम डे वी फिनिश इट ऑफ। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक और मुद्दा उठाया। राज्य में RT-PCR टेस्ट इतने कम क्यों हो रहे हैं और एंटीजन टेस्ट इतने ज्यादा क्यों? हम इस वक्त बाराबंकी के CMO ऑफिस में हैं। यहाँ एक कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्शन सेंटर है। ये अभी आपको खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो हमें यही बताते हैं कि सुबह से 36 लोग यहाँ पे आए हैं अपने सैंपल्स देने, और इन्होंने करीबन 13 RT-PCR टेस्ट साइन किए हैं और बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट साइन किए हैं। तो ये करीबन 30-60 का रेशियो आप लगा सकते हैं, 33 और बाकी का रेशियो आप लगा सकते हैं। तो ये कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यूपी को अपनी RT-PCR टेस्टिंग और इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये सवाल एक महत्वपूर्ण बनता है कि RT-PCR टेस्टिंग कम और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ज़्यादा क्यों हो रही है। हम इस वक्त बाराबंकी में एक और कोविड सैंपल कलेक्शन पॉइंट पे हैं। ये ज़िला अस्पताल है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ भी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो सज्जन है उन्होंने हमें बताया कि 25 से 30 एंटीजन सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं सुबह से, और TrueNAT की भी 6-7 टेस्टिंग हुई है। RT-PCR टेस्टिंग यहाँ नहीं होती, वो CMO ऑफिस में होती है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल होती है पेशेंट्स की। तो ये बताइए सर कि यहाँ इस कलेक्शन पॉइंट पे RT-PCR टेस्टिंग एकदम नहीं है? नहीं होता था, RT-PCR नहीं होता था, जैसे कि अब काफ़ी पेशेंटों की संख्या बढ़ने के कारण जो है तो गैदरिंग हो जाती है, तो उसके लिए एंटीजन वहाँ पे कर दिया गया। वहाँ पे ऑलरेडी पूरा कैंप बना RT-PCR जी 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 जी। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या CMO का कहना है कि रोज कितने टेस्ट किस तरीके से होने हैं ये राज्य सरकार ने तय किया है। Prime Minister says that states should focus more on RT-PCR testing. As a medical person, would you also say that it is more important to be doing the more reliable RT-PCR tests a little more than the 500 that you are doing right now? Yeah, we are crossing our target, but it is assigned, or we are getting the kit from the state government per day. So we are fulfilling what the target we have fixed. We cannot do it on. प्रधानमंत्री की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 45% टेस्ट कम से कम RT-PCR मेथड से होने चाहिए, और साथ में ये भी निर्देश दिए कि एक भी वैक्सीन का डोज वेस्ट किसी भी हाल में ना जाए। अब देखने वाली बात यह है कि जमीन पर इसका अमल कब होगा। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 77 मामले आ गए। इसे देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने नए सिरे से आदेश जारी किए हैं कि सरकारी प्रतिष्ठानों में आने जाने वालों का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करने का काम जो बंद हो गया है उसे शुरू किया जाए, क्योंकि इससे कोरोना होने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत आ रही है। इसलिए आज से यह भी जरूरी कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी को भी किसी भी सरकारी या सरकारी भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा। लखनऊ में अब मास्क पहने बिना ना किसी दुकान के अंदर जा सकेंगे और ना ही कोई सामान खरीद सकेंगे। जिन दुकानों और दफ्तरों के बाहर से सैनिटाइजर हटा दिए गए हैं वे दोबारा फौरन अपने गेट पर सैनिटाइजर का इंतजाम करें। इनमें से किसी भी चीज को ना मानने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 25,883 से अधिक मामले आए हैं। पूजा बताती हैं कि महाराष्ट्र में 13 दिन के भीतर 127% की वृद्धि हुई है। मुंबई में 13 दिनों में 100% की वृद्धि हुई है। जनवरी के महीने में 2 दिन के लिए धारावी में 0 केस आए थे। अब धारावी में एक दिन में 30 मामले आए हैं, जो 6 महीने पहले ये रिकॉर्ड था। अभी भी तुम्हारा मास्क नीचे है। नहीं हमको भी मैंने बताया था कि मेरा मास्क बात करते समय नीचे जा रहा है। मैंने ये नहीं। एक तरफ तेजी से बढ़ते मामले तो दूसरी ओर लोगों से नियमों का पालन करवाने की जद्दोजहद। तस्वीरें 6.5 लाख की आबादी वाली झुग्गी धारावी की है।
धारावी में बीते 24 घंटों में 30 कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल 33 केस 11 सितंबर को रिपोर्ट हुए थे। दिसंबर महीने से 30 से कम या फिर सिंगल डिजिट मामले रिपोर्ट हुए। दिसंबर के आखिर और जनवरी में 0 मामले दिखे। लेकिन धारावी ने कोविड मामलों में 19 दिनों में 35% बढ़ोतरी देखी है। पब्लिक मास्क लगाते नहीं, गाली देते हैं, मारते हैं, पुलिस सपोर्ट करती है तो पुलिस को भी हाथापाई करते हैं। ये देखिए मेरे सर को लग गया, ये चोट लगी है। ये कल के दिन है ना पकड़े थे तो उनके है ना चोट लग गई है। मैंने एग्री करा तभी फाइन दिया। अब देखिए ये भी भरी दोपहरी में लाइसेंस सर ने लिया है, सर ने लाइसेंस नहीं दे रहे मेरे, और आप बोले आप शाहनगर में आओ, हम दिखाते हैं। धारावी में करीब 1,70,000 बुजुर्ग आबादी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी अगले हफ्ते सिर्फ धारावी के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर रही है। ऐसा पहली बार होगा कि एक पूरे स्लम के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बने। एक एनजीओ के साथ मैंने टाइप किया है, उनको ये कहा कि आप और हम मिलकर काम करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, कन्विंस करेंगे ताकि वो वैक्सीन ले, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो उनको फिर वहीं पे मतलब धारावी में ही हम उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होने के बाद में उसको चीट भी दी जाएगी कि कहाँ जाना है, आपको कब जाना है और कब जाकर वैक्सीन लेना है। तो इस वजह से उसमें निश्चित रूप से उनको भी वो भी सुरक्षित रहेंगे और कोविड पे नियंत्रण पाना हमको भी आसान हो जाएगा। सिर्फ धारावी ही नहीं, अगर इस वार्ड की बात करें जी नॉर्थ की, तो यहाँ पर माहिम इलाका जहाँ पर 31 केसेस, दादर इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा 41 केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। धारावी की छोटी छोटी बस्तियों में करोड़ों रुपए का बड़ा बड़ा कारोबार चलता है और एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से ये कारोबार ठप ना हो, सरकार इसीलिए लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है, लेकिन मास्क और नियमों की सख्ती लोगों पर बरती जा रही है। लेकिन लोगों की बदसलूकी और लापरवाही के कारण पुलिस प्रशासन की जो कोशिश है वो कमज़ोर पड़ती दिख रही है। मुंबई के धारावी से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिहार की कि शराबबंदी के कानून के उल्लंघन के आरोप में वहां 3 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन शराब बंद नहीं हो सकी। आए दिन शराब जब्त होने की खबरें आती रहती हैं। कभी 50 लाख की शराब पकड़ी जाती है तो कभी 1 करोड़ की। लाखों मामले दर्ज हुए और लाखों लोग गिरफ्तार हुए। इसमें पुलिस के भी लोग शामिल हैं। शराब के अवैध धंधे में लिप्त पाए जाने के कारण 348 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 619 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई है। 60 पुलिस अधिकारी और थानाध्यक्ष हटाए गए हैं और 186 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। सोचिए, शराबबंदी के कारण जो अवैध धंधा शुरू हुआ उसमें हाथ धोने से सरकार, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को रोक नहीं पा रही है। इसका मतलब तो यही है कि इस अवैध कारोबार में सब अपना अपना हाथ धो रहे हैं। अगर शराबबंदी हुई है तो शराब का अवैध धंधा क्यों चल रहा है, वो क्यों नहीं बंद हो रहा है? पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को कोर्ट में तलब किया है और कहा है कि बताएं कि शराब माफियाओं के खिलाफ जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में अभियुक्त जितेंद्र राय उर्फ जितेंद्र यादव की जमानत पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अदालत ने पाया कि पुलिस ने इस मामले में ईमानदारी से जांच नहीं की है। नवंबर 2019 में भी पटना हाईकोर्ट ने सरकार की आलोचना की थी कि शराब के 2 लाख मामलों से अदालतें भर गई हैं। बिहार की खबरों को देखिए, जहां शराब पकड़ी जाती है वहां पुलिस वाले भी पकड़े जाते हैं। आम गरीब लोगों की गिरफ्तारी से पुलिस वालों की चांदी हो रही है। जिस भी नीयत से शराबबंदी हुई, लेकिन शराब खत्म नहीं हुई। शराब ने अपराध का एक ऐसा नेटवर्क बना दिया है जिसकी जाल में गरीब ही फंस रहे हैं। जनवरी 2021 तक बिहार में शराबबंदी के 2,55,111 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। करीब 51.7 लाख लीटर देसी शराब और 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। 3,39,401 गिरफ्तारियां हुई हैं। 470 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा मिली है। ये आंकड़े विधानसभा में सरकार ने रखे हैं। स्थिति कितनी भयावह है। 3,39,000 लोग शराबबंदी के मामले में गिरफ्तार हुए।
अगर इन गिरफ्तार लोगों की आर्थिक हालात का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि ज्यादातर गरीब हैं। थाने से लेकर कोर्ट तक में घूस और वकील की फीस देने का जो असर है वो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। लोग वकील की फीस देने के लिए कर्ज ले रहे हैं, पुलिस को घूस देने के लिए जमीन बेच रहे हैं। ऐसी बातें आए दिन सुनने को मिल रही हैं। लेकिन 3,39,000 लोगों की गिरफ्तारी छोटी संख्या नहीं है। सजा की दर भी बहुत कम है। मनीष कुमार की रिपोर्ट। पेंट के काम करते थे, हमको कुछ नहीं मालूम है दारू के विषय में। हम लोग कुछ नहीं जानते। बस हम लोग खजुरानी में रहने के कारण से हमको हमारे पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि खजुरानी में शराब बेच रहे थे। प्रियंका के पति राजेश चौधरी उन 9 लोगों में से एक हैं जिन्हें पिछले हफ्ते गोपालगंज के एक स्थानीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। 5.5 साल पहले गोपालगंज शहर के बीचों बीच इस खजुरबानी इलाके में जहरीले शराब पीने से 16 लोगों की मौत के मामले में उनको अब सजा मिली है। सजायाफ्ता लोगों के परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में पुरुषों को फांसी की सजा मिली और महिलाओं को उम्र कैद, लेकिन इसी मामले में जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त 10 पुलिस वालों के बारे में राज्य सरकार के आदेश को न केवल पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया बल्कि सबको वापस सेवा में लेने का भी आदेश हो गया है। इसको किसको सजा हुआ? कन्हैया पासी हमारे पति हैं और लड़झरी देवी हमारी सास है। और पुलिस जो लोग हैं सब झूठ का केस बनाकर हम लोग का पति का सास को उम्र कैद का फांसी का सजा दिलवा दिए हैं लोग। और उन लोग का तो थी खत्म हो गया था, रिटायर कर दिया गया था, तभी उन लोग को नौकरी क्यों मिला? आपके परिवार से कितने लोगों को सजा हुआ? 4 आदमी। इन लोग को फांसी की सजा किस लिए मिला? जो पुलिस आजाद घूम रही है, उन लोग गलती खुद किया है, फिर गलती कर गलती फांसी लोग पर ठहरा दिया था। उन लोग को फांसी की सजा मिलने गिरा है, उन लोग आजाद घूम रही है। सब नीतीश का चाल है। दारू शराबबंदी हुआ है, बाकी 100% शराब जो है तो मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं सब लोग का दारू का बंद करते हैं और फांसी लोग का सजाए दे दिए हैं। ये गोपालगंज की घटना अपवाद नहीं बल्कि इन दिनों शराबबंदी से संबंधित घटनाओं में तेजी से सुनवाई हो रही है। और दरभंगा में प्रेमचंद साहनी को तो 5 लीटर शराब बरामदगी के मामले में 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना हुआ है। शराब रखने के जुर्म में 5 साल का साधारण कारावास और 1 लाख रुपए की अर्थदंड। 1 लाख रुपए अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई है। इन दिनों पूरे बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी जमकर छापेमारी कर रहे हैं। हर जगह भारी मात्रा में शराब की जब्ती हो रही है। कई जगह शराब के गोदाम को थाने में भी बदला गया है। लेकिन बिहार में विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथनी और करनी में फर्क है। अपने आरोप के समर्थन में वो मंत्री रामसूरत राय के भाई की जमीन पर बने इस स्कूल का हवाला देते हैं, जहां नवंबर में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। लेकिन विपक्ष के हंगामा करने के बाद 2 दिन पूर्व मुजफ्फरपुर पुलिस ने मंत्री के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका था नियम है कि जो जमीन में शराब अगर मिलेगा तो वहाँ थाना या तो विद्यालय बनाएंगे। नवंबर माह की घटना है महोदय। अब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई उनकी भाई की और ना ही वहाँ थाना बना, ना ही सरकार ने उस जमीन को कब्जाने का काम किया महोदय। क्यों? ये तो पूछा जा सकता है ना महोदय, आखिर क्यों? तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सत्ता जो है वो संरक्षण देने का काम कर रही है महोदय। जब तक हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो पूरा मुस्तैदी से लागू करते रहते हैं। और पहले की तुलना में आप देख लीजिए कि ज्यादा कितनी कार्रवाई हो रही है, कितने बाहर के लोग इतना कभी पकड़ाए थे और कितना सब कुछ पकड़ा जा रहा है। वो यहाँ से वहाँ लेकर के जाता है, पकड़ा रहा, सब तरह की कार्रवाई हो रही है। हम तो आप लोगों से भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे, आप लोग भी नजर रखिएगा। बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से विफल है, इस सत्य पर अब कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन शराबबंदी को फेल न केवल शराब माफियाओं ने बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ मिलकर कराया है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि जब जब बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आया तो उनकी सरकार और उनके मातहत गृह विभाग के अधिकारियों ने इन शराब माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए।
गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रमोद गुप्ता और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।